नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम 10 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? आंसर है सुनील अरोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसे इंटरनेशनल आइडिया भी कहा जाता है, के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आइडिया में सलाहकारों का 15 सदस्यीय बोर्ड है, जिनमें से सभी विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से प्रख्यात व्यक्तित्व हैं। भारत के चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है कि सुनील अरोड़ा के पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए समृद्ध नेतृत्व अनुभव, ज्ञान और कौशल है। सुनील अरोड़ा ने दिसंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल में ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे। जान लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के बारे में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की स्थापना 1995 में हुई थी। यह स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है और एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय आइडिया का प्रमुख मिशन दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना है। वर्तमान में इसके 34 सदस्य देश हैं, जिसमें सभी महाद्वीपों के नए, पुराने, छोटे और बड़े लोकतंत्र शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की स्थापना 27 फरवरी 1995 को हुई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस स्टॉकहोम, स्वीडन में है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के महासचिव हैं इस समय केविन कैस जमोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? आंसर है नीति आयोग। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारत में ई बस सेवाओं को निर्बाध रूप से अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न हितधारकों, केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों, पारगमन सेवा प्रदाताओं, मूल उपकरण निर्माताओं के ज्ञान को साझा करना है। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन केंद्र, राज्य और शहर स्तर की सरकारी एजेंसियों, ट्रांजिट सेवा प्रदाताओं, मूल उपकरण निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से और सहायक सेवा प्रदाता भारत में ई बस अपनाने पर ज्ञान और उनकी सीख को साझा करने में सक्षम होंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। विश्व संसाधन संस्थान में भारत के सीईओ हैं ओपी अग्रवाल। विश्व संसाधन संस्थान की भारत की स्थापना 2011 में हुई और विश्व साधन संस्थान भारत का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? आंसर है अडामा बैरो, जिनको आप चित्र में देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। गाम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 53 निर्वाचन क्षेत्रों में से 50 में से 53% से अधिक मत प्राप्त करके राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता।
उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी ओसेनो डार्बो को हराया, जिन्होंने 27.7% वोट हासिल किए। चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग के अध्यक्ष अलियू मोमर नजई ने घोषित किए। 5 साल पहले राष्ट्रपति के रूप में अडामा बैरो की धारणा पूर्व तानाशाह याहिया जाममेह की तानाशाही के 20 साल से अधिक समय तक समाप्त हो गई। चलिए जान लेते हैं। गाम्बिया की राजधानी है बंजुल और गाम्बिया की मुद्रा है गैम्बियन दलासी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ बीजिंग ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार में शामिल हुआ है? आंसर है कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। कनाडा मानवाधिकारों की चिंताओं को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। व्हाइट हाउस, ऑस्ट्रेलियाई सरकार और यूके सरकार ने फरवरी में चीनी मानवाधिकारों के हनन के विरोध में शीतकालीन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की पुष्टि के बाद यह घोषणा की। चीन ने दृढ़ प्रतिवाद के साथ प्रतिक्रिया करने की कसम खाई है। कनाडा, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक कदम उनके एथलीटों की खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार क्यों किया, ये जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेशी हस्तक्षेप कानूनों से लेकर परमाणु संचालित पनडुब्बियों के अधिग्रहण के कदम तक कई मुद्दों पर चीन के साथ असहमति के बीच ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय लिया। चलिए अब जान लेते हैं कि कनाडा ने बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार क्यों किया। कनाडा और चीन के बीच संबंध खराब रहे हैं क्योंकि चीन ने दिसंबर 2018 में चीन में 2 कनाडाई लोगों को गिरफ्तार किया था, जब कनाडा ने अमेरिकी प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुआवेई टेक्नोलॉजी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के संस्थापक की बेटी मेंग वानझोउ को गिरफ्तार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार क्यों किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि चीन में कथित मानवाधिकारों के हनन के कारण कोई भी मंत्री शामिल नहीं होगा, जिसका बीजिंग दृढ़ता से खंडन करता है। चलिए अब जान लेते हैं 2022 से जुड़े हुए शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन बहुखेल आयोजन है। यह आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है, उसमें होने वाला है। दक्षिण कोरिया में 2018 शीतकालीन ओलंपिक और जापान में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद यह चीन में पहला शीतकालीन ओलंपिक और साथ ही लगातार 3 ओलंपिक में से अंतिम होगा, जो पूर्वी एशिया में आयोजित किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस प्रदेश की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। योजना के तहत क्या क्या चीजें प्रस्तावित हैं वो देख लीजिएगा कि यह योजना फसल कटाई के बाद प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और समुदाय के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करेगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और संयुक्त देयता समूहों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। सभी ऋणों को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% वार्षिक ब्याज की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को कृषि अवसंरचना कोष
यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। जान लेते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ है। जैसे कि आप जानते हैं यूपी की राज्यपाल इस समय आनंदीबेन पटेल है एवं यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत किसके साथ अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुआ है? आंसर है यूरोपीय संघ। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। भारत और यूरोपीय संघ अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वे संयुक्त रूप से 2016 भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को लागू करने के लिए 2023 तक एक विस्तृत कार्य योजना पर सहमत हुए। पैनल ने ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ग्रिड एकीकरण, भंडारण, बिजली बाजार डिजाइन, इंटरकनेक्शन, कोल्ड चेन और संवाहनीय वित्त पोषण में तकनीक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पैनल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग को मजबूत करने के लिए अधिक मार्ग तलाशने पर भी सहमत हुए। यूरोपीय संघ ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। भारत और यूरोपीय संघ भी G20 के ढांचे में स्वच्छ ऊर्जा पर घनिष्ठ आदान प्रदान करने पर सहमत हुए। जान लेते हैं यूरोपीय संघ से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य इस समय 27 हैं। यूरोपीय संघ की राजभाषा में 24 भाषाएं शामिल हैं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष इस समय चार्ल्स मिशेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक ने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि वह 8,333 युद्ध के दिग्गजों को प्रति माह 1,000 रुपए का अनुदान प्रदान करेगा। बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बयान के अनुसार बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। चलिए जान लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है एवं इस समय भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र ने किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है अलका उपाध्याय। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। केंद्र ने नौकरशाही में भारी फेरबदल को प्रभावित किया। केंद्र ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की IAS अधिकारी उपाध्याय वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। जान लेते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सुदीप कुमार नायक को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है किनारा कैपिटल। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बेंगलोर स्थित इनोवेटिव, तेजी से बढ़ती फिनटेक
किनारा कैपिटल ने कंपनी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। किनारा कैपिटल भारत के एमएसएमई को ऋण सेवा प्रदान करता है। अब तक किनारा कैपिटल ने 70,000 संपार्श्विक मुक्त ऋण वितरित किए हैं। इस साझेदारी के साथ किनारा का लक्ष्य देश में एमएसएमई क्षेत्र के वित्त पोषण में अपनी पहुंच को बढ़ावा देना है। 1000 करोड़ के मौजूदा AUM के साथ किनारा कैपिटल की योजना वर्ष 2025 तक 500% बढ़ने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? आंसर है यूनिक्स। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपने उत्पादों की दृश्यता को बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्पादों में चार्जर, ईयरफोन, डेटा केबल, पावर बैंक, वायरलेस स्पीकर, स्मार्टफोन बैटरी, ब्लूटूथ नेकबैंड और TWS जैसे वेरेबल माई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो ज़्यादातर वितरकों के माध्यम से पूरे भारत में निर्मित और विपणन किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फिक्की ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है संजीव मेहता। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने घोषणा की कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मेहता वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीडिया उद्योग के दिग्गज उदय शंकर का स्थान लेंगे। मेहता यूनिलीवर दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं, इसके भी अध्यक्ष हैं और यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, जो यूनिलीवर का वैश्विक कार्यकारी बोर्ड है। चलिए जान लेते हैं संजीव मेहता के बारे में कुछ तथ्य के बारे में। श्री मेहता ने वाणिज्य एवं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्नातक किया है और अपना उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया वो भी इन्होंने पूरा किया है। श्री मेहता को जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट में मानद डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं फिक्की के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन नियोतिया हैं और फिक्की के महासचिव अरुण चावला हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में और बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस फैमिली को बढ़ने में अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।